दोस्तों ये स्टोरी का 15वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। पूर्वी गुस्से में बोली, जैसा नाम है वैसे ही काम भी हैं तुम्हारे, एकदम जानवर हो। पैंथर थोड़ा सा मुस्कुराकर बोला, अब तुमने मुझे जानवर बोल ही दिया है तो चलो जानवर वाली हरकत भी कर लो। इतना कहकर पैंथर ने अपने होंठ पूर्वी के होंठों पर रख दिए। पैंथर पूर्वी को किस करने लगा और पूर्वी छटपटाने लगी। थोड़ी देर बाद पैंथर ने पूर्वी को छोड़ा और होंठों पर हल्का सा अंगूठा फेर लिया। पैंथर की मुस्कुराहट पूर्वी को गुस्सा दिला रही थी। पूर्वी ने पंच बनाकर पैंथर के मुंह पर जड़ दिया। पैंथर का चेहरा एक साइड हो गया। पूर्वी की आंखें अब तक नम हो गई थी। पूर्वी ने पॉइंट करके पैंथर से कहा, जब तुमने मुझे बचाया था तो मुझे लगा तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम तो विशाल से भी ज्यादा घटिया हो। पूर्वी के आंखों में आंसू देखकर पैंथर को बुरा लग रहा था। पूर्वी वहां से भाग गई। तभी पैंथर का मोबाइल वाइब्रेट हुआ। मोबाइल में दिव्यांश का मैसेज था जिसमें लिखा था, पूर्वी को जितना हो सके बिजी रख। पैंथर ने मोबाइल अपने सर पर मारा और खुद से बोला, मेरी और पूर्वी की मुलाकात तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। अब पूर्वी को कैसे बिजी रखूं? पुश्तैनी हवेली। हीर और पीहू दोनों ही सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। हर्षवर्धन सोफे पर बैठा हुआ कुछ पेपर चेक कर रहा था। हर्षवर्धन की नजर हीर और पीहू के ऊपर गई। उसके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने हीर को देखा जिसने लेमन कलर का सूट सलवार पहना था। हीर ने चुन्नी सर पर ओढ़ी नहीं थी। हीर सादे कपड़ों में भी बहुत खूबसूरत लगती थी। हीर का सर पर पल्लू रखना भी उसकी खूबसूरती बढ़ा देता था, लेकिन फिर भी हर्षवर्धन चाहता था कि हीर अपनी मर्जी से जिए। मर्जी से कैसे जिया जाता है हीर को तो पता ही नहीं था। हीर ने तो कभी खुद की पसंद से कुछ किया ही नहीं था। हीर और पीहू दोनों ही हर्षवर्धन के सामने आकर खड़ी हो गई। हीर ने नजरें झुकाते हुए कहा, साहब क्या हम गांव के मंदिर चले जाएं? पहली बार हीर ने हर्षवर्धन से किसी चीज के लिए इजाजत मांगी थी। अपनी इच्छा हर्षवर्धन को बताई थी। अपनी मर्जी से जीने के लिए पहला कदम उठाया था तो हर्षवर्धन उसे कैसे मना कर देता। हर्षवर्धन ने कहा, ठीक है चली जाओ, लेकिन ड्राइवर के साथ जाना और जल्दी वापस बस आ जाना। हीर और पीहू दोनों ने एक साथ हाँ में गर्दन हिलाई और दोनों ही हवेली से बाहर चली गई। हर्षवर्धन उन्हें जाते हुए देख रहा था। हर्षवर्धन के चेहरे पर अब भी एक मुस्कान थी। हर्षवर्धन फिर से अपने काम में लग गया। हीर और पीहू जब मंदिर में पहुंचे तो मंदिर में गांव की बहुत सारी औरतें पूजा कर रही थी। उन औरतों में से कुछ औरतें हीर को पसंद भी करती थी, कुछ औरतें हीर को अपशगुनी भी समझती थी, लेकिन किसी भी औरत की हिम्मत हीर को कुछ भी कहने की नहीं थी, क्योंकि सब जानते थे कि हीर हर्षवर्धन के साथ रहती है। सारे गांव में इस बात की चर्चा फैल गई थी कि हर्षवर्धन हीर से शादी करना चाहता है, जिसकी वजह से कुछ औरतें हीर से जल भी रही थी। हीर और पीहू दोनों ने ही मंदिर में पूजा की। फिर दोनों ही मंदिर की सीढ़ियों से उतरती हुई एक बड़े से आंगन में आ गई, जहाँ एक बरगद पेड़ पर औरतें कलावा लपेट रही थी। हीर ने भी कलावा लिया और जैसे ही उस कलावे को पेड़ पर लपेटने को हुई, सतीश की माँ ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम यह पूजा नहीं कर सकती, यह पूजा तो सुहागनें करती हैं, तुम्हारी जैसी विधवा के लिए यह पूजा नहीं है। हीर ने धीरे से कहा, साहब ने मुझसे शादी कर ली है। सतीश की माँ ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, हमने तो नहीं देखा कब की शादी, ना मांग में सिंदूर है, ना गले में मंगलसूत्र, ना हाथों में चूड़ियां, ना माथे पर बिंदी, ना तुमने अग्नि को साक्षी मानकर कस्में खाई, तो फिर कैसे? अब हीर चुप हो गई, क्योंकि हर्षवर्धन की माँ की बात तो कहीं न कहीं सच थी। हर्षवर्धन ने हीर से कोर्ट मैरिज की थी, जिसका मतलब हीर को पता भी नहीं था। तभी उनमें से एक औरत बोली, बहन जी कैसी बातें करती हो, सब जानते हैं रघुवंशी परिवार एक इज्जतदार परिवार है। अगर हीर बोल रही है कि रघुवंशी साहब ने इससे शादी की है तो की ही होगी, तुमसे भी भला हीर की खुशियां देखी नहीं जाती, हर वक्त उसे ताने ही देती रहती हो। अरे हीर से ना सही रघुवंशी साहब से तो डरो।
तुम जानती हो कि उनका गुस्सा कितना खतरनाक है। चाहे तो अभी के अभी तुम्हारा दाना पानी बंद करवा सकते हैं, फिर पूरे गांव में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारे घर में दाना पानी भिजवा दे। सतीश की माँ उस औरत को जवाब देती हुई बोली, और रघुवंशी साहब कर भी क्या सकते हैं, गलत को गलत बोलने पर लोगों को सजा ही दे सकते हैं। सतीश की माँ ने फिर सब औरतों को देखकर हाथ फैलाकर कहा, तुम सभी बताओ, क्या तुम सबने हवेली में कोई शोर शराबा, धूम धड़ाका, बैंड बाजा कुछ भी सुना? चुपचाप शादी कर ली? कैसे कर ली? गांव के मंदिर का पंडित तक हवेली नहीं गया तो शादी कैसे कर ली? शादी नहीं की है, पता है ना, बड़े लोगों के कुछ शौक होते हैं। रघुवंशी साहब ने ही हीर को भी अपने शौक पूरा करने के लिए रखा हुआ है। जब शौक पूरा हो जाएगा तो इसे हवेली से निकाल देंगे। तभी वहां सतीश भी आ गया। सतीश ने भी अपनी माँ का ही हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, माँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम्हें तो बोलते हुए शर्म आती है, लेकिन मैं बोल देता हूँ, सीधा सीधा कह देता हूँ कि हीर हर्षवर्धन रघुवंशी की रखैल है। हीर तुम्हें इतना तो पता होगा ना, रखैल किसे कहते हैं? रखी हुई औरत सिर्फ दिल बहला सकती है। या सुनते ही हीर की आंखों से पानी बहने लगा। उसने कसकर अपना दुपट्टा पकड़ लिया। हीर ने पीहू का हाथ पकड़ा हुआ था। हीर ने अपनी सास के मुंह से बहुत ताने सुन रही थी, लेकिन इतनी कड़वी बात कभी नहीं सुनी थी। हीर को अब मंदिर में रुकना ठीक नहीं लगा। वह अपने आंसुओं को पोंछते हुए मंदिर से बाहर जाने लगी तो सतीश ने उसका हाथ पकड़ लिया। हीर ने गुस्से में सतीश को देखा। सतीश ने एक डेविल स्माइल पास करते हुए कहा, क्या हुआ, मेरा हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लगा? किसका हाथ पकड़ना अच्छा लगता है? रघुवंशी साहब का। हीर की आंखों में अब आंसू और ज्यादा बहने लगे। हीर अपनी कलाई घुमा रही थी, जैसे कहना चाहती हो मेरा हाथ छोड़ दो, लेकिन सतीश ने हीर का हाथ नहीं छोड़ा। तभी सतीश ने देखा, सतीश की कलाई पर किसी ने हाथ रखा। सतीश ने आंख उठाकर देखा तो वहां हर्षवर्धन खड़ा था और उसी ने सतीश की कलाई कसकर पकड़ी हुई थी। हर्षवर्धन को वहां देखकर वहां की सारी औरतें हैरान हो गई। हर्षवर्धन सुलगती हुई आंखों से सतीश को देख रहा था। सतीश को इस वक्त बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। सतीश को हर्षवर्धन से हुई पहली पिटाई याद आने लगी। हर्षवर्धन ने सुलगती हुई आंखों से सतीश को देखकर कहा, बहुत ढीठ हो तुम, एक बार पीटकर तुम्हें अक्ल नहीं आई जो दोबारा ऐसी गिरी हुई हरकत करने लगे। दूसरी तरफ शिवाय आर्या को लेकर शॉपिंग करने के लिए मॉल गया था। शिवाय और आर्या दोनों ही एक शॉप पर खड़े थे। शिवाय बोला, जो तुम्हें पसंद हो वह खरीद लो। शिवाय देखना चाहता था कि आज आर्या अपनी पसंद के कपड़े खरीद पाती है या नहीं। आर्या ने पहले तो सब पर नजर घुमाई, फिर वह धीरे धीरे एक बुत के पास पहुंची जिसने एक पिस्ता ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था। शिवाय ने आर्या से पूछा, क्या तुम्हें यह पसंद है? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय इतना तो समझ गया कि आर्या को यह लहंगा पसंद है, लेकिन आर्या में अभी इतनी समझ नहीं है कि वह इस ड्रेस को कहाँ पहनेगी। शिवाय बोला, मैं तुम्हें यह ड्रेस दिलवा दूंगा, लेकिन तुम और भी कपड़े खरीद लो जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम घर में पहन सकती हो। आर्या ने शिवाय की बात सुनकर हाँ में गर्दन हिला दी। धीरे धीरे आर्या ने अपनी पसंद के कुछ सूट खरीदे, कुछ टॉप जीन्स खरीदी, कुछ कुर्तियां खरीदी। शिवाय ने सारे कपड़ों की पेमेंट कर दी और ड्राइवर से कहकर सारे पॉकेट गाड़ी में रखवा दिए। शिवाय ने आर्या का हाथ पकड़ा और एक कॉफी शॉप की तरफ ले जाते हुए कहा, छुई में कॉफी पियोगी? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय आर्या को लेकर कॉफी शॉप पर आ गया। शिवाय ने आर्या को चेयर पर बैठाया और खुद भी उसके सामने जाकर बैठ गया। शिवाय ने कॉफी ऑर्डर की। थोड़ी देर में एक वेटर कॉफी लेकर वहां आ गया। वेटर ने कॉफी टेबल पर रखी और चला गया। आर्या कॉफी पी रही थी और शिवाय आर्या को देख रहा था। शिवाय के दिल में धीरे धीरे आर्या के लिए फीलिंग पनपने लगी थी, लेकिन शिवाय अपनी फीलिंग से अभी अनजान था। शिवाय तो बस आर्या की बीमारी को एक चैलेंज के रूप में ले रहा था, लेकिन शिवाय को नहीं पता था कि आर्या कब की उसके दिल में बैठ चुकी है। तभी शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। शिवाय ने आर्या को देखकर कहा, छुई मुई तुम कॉफी पियो, मैं 2 मिनट में आया। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय उठकर फोन लेकर बाहर की तरफ चला गया। तभी उस कॉफी शॉप में कुछ लड़के बास्केटबॉल लेकर एंटर हुए। लड़कों की एज 17-18 साल के आसपास ही होगी।
वह लड़के आर्या की टेबल से बिल्कुल बराबर वाली टेबल पर बैठ गए। उन लड़कों की नज़र आर्या पर पड़ी। आर्या तो आराम से अपनी कॉफ़ी पी रही थी। वह लड़के आपस में खुसुर-फुसुर करने लगे। एक ने कहा, देख ना यार, क्या सही बंदी बैठी हुई है, चल उसे पटा लेते हैं। दूसरा बोला, सच कहता है यार, देख कितनी सुंदर है, लगता है इसने भी हमारी तरह अभी अभी स्कूल पास किया है। तीसरा बोला, सोच लो, लगता नहीं अकेले आई, हो सकता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हो। चौथा बोला, अरे बॉयफ्रेंड होता तो इस पटाखे को अकेला छोड़कर जाता, अकेली ही आई है, चलो इस पर ट्राई मारते हैं। उन चारों को क्या पता था कि आर्या पर ट्राई मारने के चक्कर में यह अपनी हड्डी तोड़ डालेंगे। वह चारों बिना सोचे समझे आर्या के पास आकर बैठ गए। आर्या ने जैसे ही चारों को देखा वह डर गई। आर्या उन चारों के पास से उठकर जाने लगी तो एक लड़के ने उसका हाथ पकड़कर वहीं बैठा लिया। उस लड़के ने कहा, कहाँ जा रही हो? हम चारों तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, तुम चाहो तो हम में से किसी एक से दोस्ती कर सकती हो या फिर हम चारों से भी। यह कहकर वो लोग लड़के जोर जोर से हंसने लगे। आर्या उन लड़कों को देखकर बहुत ज़्यादा डर रही थी, लेकिन अपनी बीमारी के चलते ना तो किसी से हेल्प ले सकती थी और ना ही उन लड़कों को जवाब दे सकती थी। एक दूसरे लड़के ने कहा, क्या बात है, तुम कुछ बोल नहीं रही हो? हम तुम्हें इतने अच्छे लग गए कि तुम हमारे सामने बोलना ही नहीं चाहती हो? तो चलो इशारों में ही बता दो कि हम में से किसके साथ दोस्ती करोगी। आर्या इस वक्त बहुत ज़्यादा डर रही थी। आर्या को समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। आर्या ने जल्दी से उस लड़के के हाथ में काटा जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और चेयर से खड़ी हो गई। आर्या धीरे धीरे पीछे हटने लगी और वह लड़के खड़े होकर उसे देखने लगे। उन लड़कों के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। आर्या पीछे हटती चली गई। आर्या ने जल्दी से पीछे पलट कर देखा तो वह वरदान सिंह रजावत था। वरदान उन चारों लड़कों को गुस्से में देख रहा था, जैसे आंखों से ही उन्हें जलाकर भस्म कर देगा। उन लड़कों में से एक लड़का बोला, ओ अंकल, यह लड़की हमारी सेटिंग है, इसे इधर भेज दीजिए। वरदान ने कड़कती हुई आवाज में कहा, तुम इस लड़की को अपने पास बुलाना चाहते हो तो दूर की बात हाथ लगा कर भी दिखा दो, तो मैं ऐसी 4 लड़की लाकर खड़ा कर दूंगा। दूसरा लड़का बोला, अंकल क्यों बुढ़ापे में अपनी हड्डी तोड़वाने के लिए तुले हुए हो? एक बार टूट गई जुड़ेगी नहीं। वरदान बोला, तुम्हें हड्डियां तोड़ने का बहुत शौक है तो जाओ जरा मुझे हाथ लगा कर दिखाओ, मैं भी देखूं तुम वरदान सिंह रजावत को हाथ लगा भी पाते हो या नहीं। अब उन चारों लड़कों को भी गुस्सा आ गया। उनमें से एक लड़का आगे आया और उसने वरदान की तरफ हाथ उठाया। वरदान ने गुस्से में उसका हाथ वहीं पकड़ लिया और खींचकर एक पंच उसके जबड़े पर मारा। वह लड़का 2 चक्कर लगाकर अपने दोस्तों के ऊपर जा गिरा। वरदान ने आर्या को एक कोने में खड़ा करते हुए कहा, बच्चा तुम यहीं खड़े हो, मैं अभी आया, जरा टेस्ट करके आता हूँ या लड़के मेरी हड्डियां तोड़ पाते हैं या नहीं। आर्या चुपचाप एक कोने में खड़ी रही। वरदान वापस उन लड़कों के पास आया। वरदान हाथ बांध कर बोला, चलो शुरू हो जाओ, देखूं जरा तुम मेरी हड्डियां तोड़ पाते हो या नहीं। उन लड़कों को गुस्सा आ गया और उन्होंने फिर से अपना हाथ वरदान की तरफ बढ़ा दिया। वरदान ने उसका हाथ वहीं पकड़कर मरोड़ दिया और पैर से एक दूसरे लड़के को मार दी। देखते ही देखते वरदान ने उन चारों लड़कों को धूल चटा दी। वरदान उन लड़कों से लड़ रहा था, तभी शिवाय कॉफी शॉप में अंदर आया। शिवाय ने जब कॉफी शॉप की हालत देखी तो सबसे पहले आर्या को ढूंढा, जो एक कोने में खड़ी हुई थी। आर्या ने जैसे ही शिवाय को देखा वह भागती हुई शिवाय के पास आई और झट से शिवाय के गले लग गई। आर्या के अचानक ऐसा करने से शिवाय 2 कदम पीछे हट गया। आर्या ने शिवाय को बहुत कसकर गले लगाया हुआ था। आर्या की आंखों में आंसू आ गए थे। शिवाय ने महसूस किया जैसे आर्या रो रही है। शिवाय ने पहली बार आर्या को रोते हुए देखा था। आर्या को रोता हुआ देखकर शिवाय बहुत खुश था। आज आर्या रो रही थी और शिवाय के चेहरे की स्माइल बढ़ती जा रही थी। शिवाय खुश होता भी क्यों ना, उसने एक जंग जो जीत ली थी। फाइनली आर्या के दिल में दुख की फीलिंग आ गई थी, जिसे आर्या रोकर बाहर निकाल रही थी। शिवाय ने आर्या को चुप नहीं करवाया, बल्कि वह चाहता था
कि आज आर्या जितना रोना चाहती है रो ले। सिवाय आर्या दोनों को नहीं पता था कि आर्या कितने सालों बाद रो रही है। तभी एक लड़का आर्या और सिवाय को देखकर बोला, भैया वह 4 लड़के इस लड़की को छेड़ रहे थे, इसीलिए वह सर सबको पीट रहे हैं। सिवाय का ध्यान अब जाकर वरदान पर गया जो उन लड़कों को पीट रहा था। सिवाय को गुस्सा आ गया और उसने आर्या को कहा, छुई मुई तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आया। सिवाय ने भी आर्या को एक कोने में खड़ा कर दिया और सीधा जाकर एक लड़के की चेयर पकड़ ली जो वरदान को पीछे से मारने वाला था। वरदान ने पलट कर देखा तो सिवाय उस लड़के को गुस्से भरी आंखों से देख रहा था। सिवाय ने सेकंड भी नहीं लगाया, उसके हाथ से चेयर छीन लिया और उसे उठाकर पटक दिया। वरदान ने सिवाय को देखा और फिर दूसरे लड़के को एक पंच मार दिया। थोड़ी ही देर में चारों लड़के जमीन पर पड़े हुए दर्द से कराह रहे थे। वरदान ने गुस्से में सिवाय से कहा, जब तुम जानते हो कि यह लड़की बीमार है तभी भी तुम इसे अकेला यहाँ छोड़कर चले गए। सिवाय भी वरदान को गुस्से में जवाब देना चाहता था, लेकिन वरदान ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट छुई मुई की हेल्प की थी, इसलिए सिवाय चुप रह गया। सिवाय ने फिर भी वरदान को जवाब देते हुए कहा, मेरा इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, इसीलिए मुझे जाना पड़ा। मुझे नहीं पता था कि यह लड़के छुई मुई के साथ बदतमीजी करेंगे। फिर सिवाय ने उन लड़कों को देखकर कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें लड़कियां छेड़ने का, अब तुम्हारे पेरेंट्स से बात करता हूँ। उनमें से एक लड़का दर्द से कराहते हुए बोला, नहीं सर, प्लीज माफ कर दीजिए, हमारे पेरेंट्स को इस झगड़े में इन्वॉल्व मत कीजिए, हम आगे से कभी किसी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। वरदान ने एक लड़के को पैर से मारते हुए कहा, स्कूल पास हुआ नहीं कि तुम लड़के जानवर बन जाते हो। आज के बाद मैंने या मेरे आदमियों ने तुम चारों को कहीं भी किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी करते हुए देखा तो आज तो तुम चारों को पीट कर छोड़ दिया, अगली बार गोली मार दूंगा, समझे। चारों लड़के हाथ जोड़कर दर्द से कराहते हुए बोले, माफ कर दीजिए अंकल, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। यह लड़की तो हमारी बहन जैसी है। उन लड़कों के मुंह से बहन शब्द सुनकर सिवाय को हंसी आ गई। मुस्कुराने से वरदान भी खुद को रोक नहीं पाया। सिवाय ने एक नज़र वरदान को देखा, फिर कॉफी शॉप से बाहर जाने लगा। तभी वरदान ने पीछे से कहा, लगता है रघुवंशी परिवार के लोग किसी को थैंक यू बोलना भी ठीक नहीं समझते। बहुत अकड़ है रघुवंशी परिवार में। हर्षवर्धन को देखकर तो नहीं लगता कि रघुवंशी परिवार के लोग तमीज भूल गए। वरदान की बात सुनकर सिवाय रुक गया। सिवाय ने अपनी आंखें उठाकर देखा तो सिवाय का दिल सिवाय को ही देख रहा था। सिवाय के दिल ने कहा, सही तो कह रहे हैं, अगर आज वरदान नहीं होता तो छुई मुई इस सिचुएशन में सरवाइव नहीं कर पाती। वह तो किसी को हेल्प के लिए बुला भी नहीं सकती थी। सिवाय के दिल के पीछे दिमाग खड़ा था। दिमाग ने कहा, सिवाय तो चल दिया तो तुझे ऐसे ही परेशान करता है, या आदमी बात बात पर चाचू की धमकी देता है। तभी दिल ने दिमाग के गाल पर एक खींच कर थप्पड़ मारा और सिवाय को देखकर बोला, सिवाय वरदान सिंह रजावत को थैंक यू बोल दे, अगर उसने गलती से भी चाचू को बता दिया तो तुम जानते हो चाचू तुम्हारे साथ साथ सबकी क्लास ले लेंगे। सिवाय को अपने दिल की बात ठीक लगी। सिवाय ने पलटकर वरदान को देखा और एक मुस्कुराहट के साथ कहा, थैंक यू मिस्टर वरदान सिंह रजावत। वरदान ने एक मुस्कुराहट सिवाय को पास की और फिर उसके पास जाकर आर्या के सर पर हाथ रखकर कॉफी शॉप से बाहर चला गया। सिवाय भी आर्या को लेकर रघुवंशी मेंशन आ गया। दूसरी तरफ पैंथर पूर्वी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे पूर्वी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। पैंथर ने रेस्टोरेंट के आसपास, पार्किंग में, हर जगह पूर्वी को ढूंढ लिया था। पैंथर ने खुद से कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं, यह लड़की मिल नहीं रही, और अगर पूर्वी रेस्टोरेंट में चली गई तो दिव्यांश सर मेरा तबला बजा देंगे। पैंथर कुछ सोचकर रेस्टोरेंट के गेट के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी वहां पूर्वी आई। पूर्वी ने पैंथर पर ध्यान नहीं दिया और जैसे ही मेन गेट का हैंडल पकड़ा, पैंथर ने उसके मुंह पर हाथ रखकर फिर दूसरा हाथ उसके पेट पर रखकर उसे उठाकर साइड में ले गया। पूर्वी छटपटाने लगी, लेकिन पैंथर ने अपना हाथ पूर्वी के मुंह से नहीं हटाया। पैंथर पूर्वी को उठाकर सीधा पार्किंग में ले आया। पूर्वी ने गुस्से में पैंथर के हाथ पर काट लिया। दर्द की वजह से पैंथर ने पूर्वी को छोड़ दिया और गुस्से में बोला, लोमड़ी काटने के अलावा और कुछ भी नहीं आता। पूर्वी ने भी पैंथर को पॉइंट करके गुस्से में कहा,
तुमने तो सारी हदें पार कर दी है, सच में तुम तो जानवर हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पैंथर पूर्वी के पास आया। पूर्वी थोड़ा पीछे हटने लगी। पैंथर और करीब गया। पूर्वी और पीछे हटने लगी। पूर्वी ने घबराहट में पीछे हटते हुए जा ही रही थी, वह फिर गाड़ी से जा लगी। पैंथर ने पूर्वी की आंखों में इमोशनल होकर देखा, फिर बोला, सॉरी पूर्वी, यह सब करना नहीं चाहता लेकिन करना पड़ेगा, वरना किसी का प्यार अधूरा रह जाएगा। पूर्वी को बात समझ नहीं आई। इतने में पैंथर ने पूर्वी की गर्दन पर हल्का सा वार किया और पूर्वी बेहोश हो गई। पैंथर ने पूर्वी को गोद में उठाया और गाड़ी में बैठा दिया। फिर पूर्वी को देखकर बोला, सोते हुए कितनी शांत और मासूम लगती है, लेकिन जब जग जाएगी तब तो पूरी जंगली लोमड़ी बन जाएगी। दूसरी तरफ से दिव्यांश दृष्टि के सामने ही बैठा था। दृष्टि को पूर्वी का इंतजार करते करते काफी टाइम हो गया था। दृष्टि ने हिम्मत करते हुए दिव्यांश से पूछा, सर कितना टाइम हो गया? दिव्यांश बोला, आपको यहाँ आए हुए 40 मिनट हो गए हैं। दृष्टि बोली, पता नहीं मेरी दोस्त कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई। ऐसे तो कभी नहीं करती है, हमेशा मेरे साथ ही रहती है। दिव्यांश बोला, कोई बात नहीं, आ जाएगी, आप तब तक कुछ ऑर्डर कर लीजिए। दृष्टि बोली, मैं कैसे ऑर्डर कर सकती हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है, सब कुछ तो पूर्वी के पर्स में ही है और शायद पूर्वी पर्स ले गई। दिव्यांश बोला, आप ऑर्डर कर दीजिए, जब आपकी दोस्त आएगी तब आप पेमेंट कर दीजिएगा। दृष्टि बोली, नहीं मिस्टर मैनेजर, मैं अपनी दोस्त का इंतजार कर लेती हूँ। दिव्यांश समझ गया कि दृष्टि पूर्वी के बिना खाना ऑर्डर नहीं करेगी। दिव्यांश ने फ़ोन लिया और पैंथर को कुछ मैसेज कर दिया। दिव्यांश मैसेज करके फिर बोला, मैम आप पूर्वी का नंबर बता दीजिए, मैं डायल कर देता हूँ, आप उनसे बात कर लेना। दृष्टि को दिव्यांश की सलाह अच्छी लगी। दृष्टि ने दिव्यांश को पूर्वी का फ़ोन नंबर बता दिया और दिव्यांश ने भी पूर्वी का नंबर डायल कर दिया। दिव्यांश ने फ़ोन लाउड स्पीकर पर डालकर दृष्टि के सामने कर दिया। दृष्टि फोन पर बोली, पूर्वी तू कहाँ है, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। दूसरी तरफ से लड़की की आवाज़ आई, दृष्टि मैं ऑफिस जा रही हूँ, बहुत ज़रूरी काम है, अभी ऑफिस से कॉल आया है, तुम क्या खुद से घर आ जाओगी? दृष्टि थोड़ा थोड़ा हिचकते हुए बोली, पूर्वी मैं कैसे आऊँगी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, तू एक काम कर, सौर्य भैया को फ़ोन कर दे, वह मुझे यहाँ से पिक कर लेंगे। पैंथर जो कि गाड़ी में बैठा हुआ पूर्वी की आवाज़ निकाल कर दृष्टि से बातें कर रहा था, उसने अपना सर स्टीयरिंग में मार लिया। पैंथर को समझ नहीं आ रहा था कि वह दृष्टि की इस बात का क्या रिप्लाई करे, फिर भी उसे रिप्लाई तो करना ही था, आखिर वह अपने राम का हनुमान जो था। पैंथर ने लड़की की आवाज़ में फिर कहा, दृष्टि तू कैब करके घर आ जा, मैं यहाँ आकर पिकअप कर लूँगी। दृष्टि जो अभी दिव्यांश के सामने ही बैठी थी, फोन को देखकर बोली, लेकिन मैं कैसे आऊँ? फोन में से फिर से लड़की की आवाज़, तू वहाँ किसी की हेल्प ले ले, मैं सच में ऑफिस में फंस गई, वरना तू जानती है मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाती। दृष्टि बोली, कोई बात नहीं, मैं यहाँ किसी की हेल्प लेकर आ जाऊंगी, तू अपना काम कर ले। पैंथर ने फोन कट कर दिया। पैंथर ने एक राहत की सांस लेकर पूर्वी को देखा, जो अब भी उसके बराबर में बेहोश बैठी थी। दिव्यांश ने दृष्टि को देखकर कहा, आपकी दोस्त नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आप कुछ खा लीजिए, फिर मैं आपको घर ड्रॉप कर दूंगा। दृष्टि मैनेजर की हेल्प नहीं लेना चाहती थी। दृष्टि बोली, आप बस मेरे लिए कैब कर दीजिए, मैं घर जाना चाहती हूँ। दिव्यांश फिर बोला, मैम प्लीज़ कुछ तो ऑर्डर कर दीजिए, आप चाहें तो घर जाकर मुझे पैसे दे दीजिएगा। दृष्टि को भूख तो लगी थी और उसके कानों में पूर्वी की आवाज़ भी गूंज रही थी कि अपने लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए तो तुझे अपना ध्यान रखना ही होगा। दृष्टि बोली, आप आइसक्रीम ला दीजिए। दिव्यांश ने इशारा किया और एक वेटर एक प्लेट में आइसक्रीम के बहुत सारे फ्लेवर लेकर आ गया। दिव्यांश ने आइसक्रीम का एक कप उठाया और दृष्टि के सामने रखते हुए कहा, लीजिए खा लीजिए। दृष्टि अंदाजे से आइसक्रीम खाने लगी। दृष्टि ने आइसक्रीम खाकर कहा, प्लीज अब आप मेरी कैब करवा दीजिए, दृष्टि उसके पास से चली जाएगी। इस ख्याल से भी दिव्यांश को बुरा लगता था। दिव्यांश बोला, मैं अभी करवा दूंगा, लेकिन यहाँ की एक आइसक्रीम बहुत फेमस है, आप यह भी ट्राई कीजिए। दिव्यांश ने एक और फ्लेवर की आइसक्रीम दृष्टि के सामने रख दी।
दृष्टि बोली, मिस्टर मैनेजर, मैं आइसक्रीम खा लूंगी, लेकिन प्लीज उसके बाद आप मेरी कैब बुक करवा दीजिएगा। रात होने से पहले मैं घर जाना चाहती हूँ। दिव्यांश बोला, मैम आप कहेंगी तो मैं आपको अपनी गाड़ी से घर भी छोड़ दूंगा। दृष्टि काफी देर से दिव्यांश को मैनेजर समझकर बात करती रही। इस बीच दृष्टि को कई बार अपनेपन की फीलिंग महसूस हुई, इसलिए दृष्टि बोली, नहीं, आप कैब ही बुक करवा देना, आपको रेस्टोरेंट भी तो संभालना होगा। दिव्यांश बोला, रेस्टोरेंट जल्द बंद हो जाएगा, मैम आप आइसक्रीम खा लीजिए, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। दृष्टि ने हाँ में गर्दन हिला दी और जैसे ही चम्मच लेकर आइसक्रीम के कप में डालने लगी, दिव्यांश ने धीरे से आइसक्रीम का कप साइड में कर दिया। दिव्यांश फिर दृष्टि को देखकर बोला, मैम आप कहें तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, हमारी फीमेल वेटर आपको आइसक्रीम खिला देंगी। दृष्टि बोली, नहीं, मैं खुद खा लूंगी। दृष्टि ने आइसक्रीम का कप अपने हाथ में पकड़ा और दूसरे हाथ से चम्मच को आइसक्रीम में डालकर खाने लगी। दिव्यांश ने देखा तो मन ही मन खुद से कहा, कोई बात नहीं, अगली मुलाकात में तुम मेरे हाथ से ही खाना खाओगी। दिव्यांश को लगा कि दृष्टि उससे हेल्प मांग लेगी और वह अपने हाथों से दृष्टि को आइसक्रीम खिला देगा। दूसरी तरफ हर्षवर्धन ने सतीश का हाथ पकड़ा हुआ था। सतीश हर्षवर्धन को देखकर अपना सलाइवा गटक रहा था। सतीश को सपने में भी नहीं लगा था कि हर्षवर्धन मंदिर में आ जाएगा। उसे तो लगा वह जी भरकर हीर को बेइज्जत करेगा, हीर घर जाकर रोएगी, फिर हर्षवर्धन हीर को देखकर डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन सतीश को इस बात से अनजान था कि हर्षवर्धन ने हीर को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ले ली थी। हर्षवर्धन ने सतीश का हाथ हीर के हाथ से छुड़वाया और उसका हाथ मोड़कर उसे धक्का दे दिया। सतीश औंधे मुंह जमीन पर जा गिरा। सतीश की मां भी हर्षवर्धन को वहां देखकर हैरान थी। हर्षवर्धन ने अपनी टी शर्ट की बाजू ऊपर चढ़ाते हुए सतीश से कहा, कुछ लोग कुत्ते की दुम जैसे होते हैं, जैसे कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही कुछ लोग सीधे नहीं हो सकते, लेकिन हर्षवर्धन रघुवंशी को कुत्ते की दुम को सीधा करना आता है। इतना कहकर हर्षवर्धन ने सतीश का कॉलर पकड़कर उठाया और एक पंच उसके मुंह पर जड़ दिया। देखते ही देखते हर्षवर्धन ने सतीश को मार मार कर अधमरा कर दिया था। सतीश के मुंह से खून निकल रहा था। सतीश की मां अपने बेटे को पिटते हुए देख रही थी, लेकिन हर्षवर्धन को रोकने की हिम्मत सतीश की मां में भी नहीं थी। जब हर्षवर्धन नहीं था तब तो वह माँ बेटा बहुत हिम्मत दिखा रहे थे, लेकिन हर्षवर्धन को वहां देखकर दोनों ही माँ बेटा का खून सूख गया था। जब सतीश पीटा जा रहा था तो कोई आगे नहीं आया, लेकिन एक औरत जो शायद रघुवंशी परिवार को बहुत पहले से जानती थी, वह बूढ़ी औरत आगे आई और उसने हर्षवर्धन का हाथ पकड़कर कहा, बस कर हर्षवर्धन, सतीश को जान से मार देगा क्या? हर्षवर्धन ने उस बूढ़ी औरत को देखकर बोला, काकी, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का हाथ पकड़ने की? इसने मेरी बीवी का हाथ पकड़ा है, रघुवंशी खानदान की बहू का हाथ पकड़ा है, रघुवंशी परिवार की इज्जत को हाथ लगाया है, तो यह गांव की और बहू बेटियों के साथ क्या करता होगा? अगर आज मैंने उसे छोड़ दिया तो इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी, इसे आज ही जान से मार देता हूँ। बूढ़ी औरत बोली, हर्षवर्धन मान जा बेटा, क्यों एक माँ की कोख उजाड़ रहा है? पाप लगता है, छोड़ दे, माफ कर दे, आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा, और अगर करेगा तो मैं गांव के सरपंच से कहकर इसे पुलिस के हवाले करवा दूंगी। देख इसकी माँ कैसे तुझे हाथ जोड़े देख रही है। हर्षवर्धन ने एक नज़र सतीश की माँ की तरफ देखा और बोला, इस औरत की बकवास इसलिए सुन लेता हूँ क्योंकि यह मेरी माँ की उम्र की है। अब यह हाथ जोड़कर खड़ी है क्योंकि इसका बेटा अधमरा हो गया, लेकिन इसने कभी हीर के बारे में नहीं सोचा कि हीर को भी उतनी ही तकलीफ होती है जितनी इसके बेटे को होती है। सतीश की मां आकर हर्षवर्धन के पैरों पर बैठकर बोली, इस बार माफ कर दीजिए रघुवंशी साहब, मैं वादा करती हूँ सतीश आज के बाद ऐसी ओझी हरकत नहीं करेगा। हर्षवर्धन सतीश की मां को देखकर गुस्से में बोला, सतीश की गारंटी तो आपने ले ली और आपकी जली कटी बातों की गारंटी कौन लेगा कि आप फिर दोबारा ऐसी जली कटी बातें हीर को नहीं सुनाएंगी?
आप हीर को हीर कहाँ समझती हैं? आप तो हीर को चुड़ैल डायन न जाने क्या क्या समझती हैं। फिर भी आपकी तरह हीर इंसान है, उसके अंदर भी जान बसती है, उसे भी दर्द होता है, उसके भी अपने इमोशन हैं। हर्षवर्धन ने काकी की तरफ देखकर कहा था, आप मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हैं, आपकी बात मान लेता हूँ क्योंकि रघुवंशी परिवार औरतों की इज्जत करता है। आपके कहने पर इन माँ बेटा को छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज के बाद अगर मैंने इन माँ बेटा को कुछ भी गलत करते हुए देखा तो नहीं छोड़ूंगा। आप जानते हैं अजीत सिंह रघुवंशी की औलाद हूँ, मैं गलत होते हुए नहीं देख सकता। काकी ने हर्षवर्धन के गाल पर हाथ रखकर कहा, बस कर बेटा, इतना गुस्सा ठीक नहीं। तुम घर के बड़े हो और अगर घर के बड़े ही इतना गुस्सा करेंगे तो छोटों को गलत सीख मिलती है। शांत हो जा। हर्षवर्धन शांत हो गया। हर्षवर्धन हीर के पास जाकर बोला, तुम्हें कौन सी पूजा करनी है, चलो साथ में करते हैं। हीर तो अब भी रो रही थी। हीर को समझ नहीं आया कि वह हर्षवर्धन को क्या जवाब दे। तभी काकी बोली, हर्षवर्धन हीर के हाथ में जो कलावा है उस कलावे को बरगद के पेड़ पर लपेटना चाहती थी। तभी सतीश की माँ ने इसे ताने मारने लगी। हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़ा और बरगद के पेड़ के पास लेकर आया। हर्षवर्धन ने कलावे का एक सिरा पेड़ पर बांधा और कलावा हीर को पकड़ाते हुए कहा, चलो हम साथ में पूजा करते हैं। हीर अपने आंसू कंट्रोल करती हुई पेड़ के चारों ओर चक्कर लगा रही थी और हर्षवर्धन उसका हाथ पकड़े हुए उसके पीछे पीछे चल रहा था। हर्षवर्धन और हीर दोनों ने कलावे को अपने सीधे हाथ से पकड़ा हुआ था। हर्षवर्धन हीर के बिल्कुल पीछे था। देखते ही देखते दोनों ने पेड़ के साथ चक्कर लगा लिए। काकी तो उन दोनों को देखकर खुश थी। हर्षवर्धन हीर दोनों ने बरगद के पेड़ के सामने हाथ जोड़े। फिर हर्षवर्धन ने हीर से कहा, हीर तुम गाड़ी में जाकर बैठो। हीर ने पीहू का हाथ पकड़ा और काकी के पास ही खड़ी थी और उसे लेकर मंदिर के बाहर चली गई। हर्षवर्धन ने सारी औरतों को देखकर कहा, हीर के बारे में किसी को कुछ बोलना है तो अभी बोल दो, क्योंकि अगर मैंने अपने पीठ पीछे हीर की बुराई सुनी तो अच्छा नहीं होगा। किसी भी औरत की कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी और जिसकी हिम्मत कुछ कहने की हुई उसके बेटे को तो हर्षवर्धन ने पीट पीट कर बुत बना दिया था। काकी आगे आई और बोली, हर्षवर्धन जो भी हो, लेकिन सतीश की माँ ने एक बात तो सही बोली है कि तुमने बिना किसी शोर शराबे के हीर से शादी कैसे कर ली। तुमने ना तुम्हारे भतीजे आए, ना रिश्तेदार, ना गांव में कोई न्योता गया, तो फिर ऐसे कैसे शादी कर ली। हर्षवर्धन काकी को देखकर बोला, काकी इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं बारात लेकर जाऊं, मंडप फेरे या सब करूं। मैंने हीर से कोर्ट मैरिज कर ली है। काकी बोली, हीर पढ़ी लिखी नहीं है हर्षवर्धन, उसे क्या ही पता चलेगा कि तूने उससे कोर्ट मैरिज कर ली। तू अपने लिए ना सही, हीर की खुशी के लिए ही कम से कम उसके साथ मंडप में बैठकर फेरे तो ले ले। मैं नहीं कहती कि पहले की तरह पूरे गांव को न्योता दे, हवेली को सजा दे, अपने रिश्तेदार सगे संबंधी सबको बुला, बस पंडित जी को बुलाकर अग्नि को साक्षी मानकर उसकी मांग में सिंदूर तो भर दे, रीत रिवाज से शादी कर ले। और हीर से बेटा, रीत रिवाज से शादी करने से रिश्ते में प्यार जल्दी पनपता है, रिश्तों में लगाव जल्दी आ जाता है। रीत रिवाज अपनाने से रिश्ते मजबूत होते हैं। रीत रिवाज से शादी करोगे तो हीर की नज़र में और ज्यादा ऊंचे उठ जाओगे। हर्षवर्धन को काकी की बात सही लग रही थी। आखिर हीर को क्या ही पता कि साइन करने से भी शादी होती है। हर्षवर्धन ने काकी के पैर छुए और बोला, मैं आपकी बात को ध्यान रखूंगा काकी, अब चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। काकी हर्षवर्धन के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए बोली, सदा खुश रहो। हर्षवर्धन, हवेली की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है और मैं चाहती हूँ कि तुम यह जिम्मेदारी बखूबी निभाओ। हर्षवर्धन बेटा, किसी का जन्मदिन भी होता था तो हवेली में धूम धड़ाका हो जाता था, लेकिन जब से वह एक्सीडेंट हुआ है हवेली तो जैसे सूनी पड़ गई। इस हवेली में एक बार फिर से खुशियां आनी चाहिए। बाकी तुम दुनिया घूमते हो, मुझसे ज्यादा समझदार हो। हर्षवर्धन ने काकी की तरफ आंखें झपकाई, मंदिर से बाहर चला गया। हर्षवर्धन गाड़ी में आकर बैठा जहां पीहू और हीर दोनों ही चुपचाप बैठी थी। हीर अपने आंसू कंट्रोल कर रही थी। थोड़ी ही देर में हर्षवर्धन, हीर, पीहू हवेली पहुंच गए थे। पीहू हर्षवर्धन की गोदी में बैठी थी। हीर गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे गाड़ी का गेट खुल नहीं रहा था। हीर पहली बार गाड़ी में बैठी थी, उसे नहीं पता था गाड़ी का गेट कैसे खुलता है। जब वह मंदिर आई थी
तब तो ड्राइवर ने उसके लिए गेट खोल दिया था। हीर लगातार गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश कर रही थी। हीर के आंसू आंखों में ही थे। हीर चाहती थी जल्दी से गाड़ी का गेट खोल कर वह बाहर निकल जाए और अपने कमरे में जाकर बहुत रो ले। आज हीर ने अपने बारे में पता नहीं क्या कुछ नहीं सुन लिया था, जिसके चलते उसका दिल भारी हो रहा था। हर्षवर्धन ने जब देखा कि हीर गेट खोलने के लिए स्ट्रगल कर रही है, हर्षवर्धन बोला, हीर रिलैक्स हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जो तुम गंगा जमुना बहा रही हो। सबका मुंह बंद करवा दिया है मैंने, अब शांत हो जाओ। लेकिन हीर तो जैसे हर्षवर्धन की बात सुन ही नहीं रही थी। वह तो कंटिन्यू गेट को खोलने की कोशिश कर रही थी। हर्षवर्धन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और गाड़ी का गेट खोल दिया। हीर जल्दी से उतरकर हवेली के अंदर चली गई और पीहू के कमरे में जाकर रोने लगी। हर्षवर्धन पीहू को लेकर हवेली के अंदर आ गया। हर्षवर्धन जानता था कि हीर रो ही रही होगी। हर्षवर्धन के पास शब्द तो नहीं थे ताकि वह हीर को दिलासा दे दे। पीहू हीर के पास जाने लगी तो हर्षवर्धन ने उसे रोकते हुए कहा, पीहू डैडी के पास आओ। पीहू हर्षवर्धन के पास आ गई। हर्षवर्धन बोला, सिंड्रेला दी थोड़ी देर रेस्ट करना चाहती हैं, तब तक आप मेरे साथ खेलो। हर्षवर्धन पीहू को लेकर स्टडी रूम में आ गया। पीहू स्टडी रूम में बैठकर ड्राइंग बनाने लगी और हर्षवर्धन अपने काम में डूब गया। हर्षवर्धन काम कर तो रहा था, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। हर्षवर्धन का मन सोच रहा था, आज जो कुछ भी मंदिर में हुआ उसकी वजह से हर्षवर्धन का भी दिमाग खराब हो रहा था। अगर हर्षवर्धन टाइम से मंदिर नहीं जाता तो पता नहीं हीर को और कितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ता। हर्षवर्धन अपने ही ख्यालों में था, तभी उसके कानों में पीहू की आवाज आई, डैडी रखैल किसे कहते हैं? पीहू के मुंह से यह शब्द सुनकर हर्षवर्धन को बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी। उसने आज से पहले पीहू के मुंह से इतना गंदा शब्द नहीं सुना था। हर्षवर्धन ने थोड़ी सख्ती से पूछा, पीहू तुम्हें यह शब्द किसने सिखाया? कहाँ सुना तुमने यह सब? हर्षवर्धन के सख्ती से बोलने से पीहू थोड़ा सा डर गई। पीहू की आंखों में पानी आ गया। हर्षवर्धन ने महसूस किया कि उसने पीहू को कुछ ज्यादा ही डांट दिया है। आखिर पीहू को इस शब्द के बारे में क्या पता, उसने तो यह शब्द किसी के मुंह से सुना था। हर्षवर्धन ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और नॉर्मल हर्षवर्धन इतना गुस्सा नहीं करता था, लेकिन आज उसका गुस्सा होना जायज था। सतीश ने हरकत ही ऐसी की थी कि हर्षवर्धन ने प्यार से पीहू को अपने पास बुलाया, लेकिन पीहू ने ना में गर्दन हिला दी। अब भी हर्षवर्धन से नाराज थी। हर्षवर्धन अपनी चेयर से उठा और पीहू को गोद में लेकर उसके माथे को चूम कर बोला, फिर डैडी को माफ कर दो। डैडी ने गुस्सा कर दिया। अब डैडी आपसे सॉरी बोल रहे हैं। पीहू को थोड़ी देर मनाने के बाद हर्षवर्धन ने प्यार से पूछा, पीहू यह शब्द तुमने कहाँ से सुना? पीहू बोली, डैडी मंदिर में वह गंदी आंटी सिंड्रेला दी को बोल रही थी। सिंड्रेला दी बहुत रो रही थी। अब जाकर हर्षवर्धन को समझ आया कि हीर इतना रो क्यों रही थी। हर्षवर्धन को समझते देर नहीं लगी कि सतीश और सतीश की मां ने गंदे शब्द हीर के लिए इस्तेमाल किए हैं। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में दृष्टि आइसक्रीम खा चुकी थी। दृष्टि बोली, मिस्टर मैनेजर टाइम क्या हुआ है? दिव्यांश बोला, शाम के 7 बज रहे हैं, कुछ देर और बैठ जाइए, मैं अपना काम खत्म करके फिर आपको ड्रॉप कर दूंगा। दृष्टि शांत हो गई। दिव्यांश दृष्टि के सामने ही बैठा था और कंटिन्यू उसे निहार रहा था। दिव्यांश को दृष्टि को देखकर बहुत सुकून मिल रहा था। करीब 20 मिनट बाद दिव्यांश बोला, चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। दृष्टि अपनी जगह से खड़ी हो गई। दृष्टि अंदाजे से 2 ही कदम चली थी कि लड़खड़ा गई। दृष्टि पूरी तरह गिर जाती, उससे पहले ही दिव्यांश ने उसे थाम लिया। जैसे ही दृष्टि के हाथ दिव्यांश के हाथों को टच हुए, दृष्टि को महसूस हुआ जैसे वह दिव्यांश का हाथ हो, लेकिन अगले ही पल दृष्टि ने अपनी फीलिंग को इग्नोर कर दिया। उसे लगता है कि वह मैनेजर ही है, क्योंकि दिव्यांश तो कभी उसके पास आएगा ही नहीं। दिव्यांश बोला, मैम थोड़ा संभल कर चलिए, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मैं आपको गाड़ी तक ले चलूंगा। दृष्टि ने दिव्यांश का हाथ पकड़ लिया और दिव्यांश दृष्टि का हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। दिव्यांश के सारे बॉडीगार्ड दिव्यांश से दूरी बनाकर चल रहे थे। दिव्यांश ने दृष्टि को गाड़ी में बैठा दिया। पैंथर भी दूर से खड़ा हुआ यह नजारा देख रहा था और अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था। आखिर पैंथर ने दिव्यांश को दृष्टि से मिलवा ही दिया।
बेशक दिव्यांश दृष्टि के बीच की दूरियां बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनकी दूरी को खत्म करने के लिए दिव्यांश ने अपना पहला कदम बढ़ा दिया था। दिव्यांश ड्राइव कर रहा था, दृष्टि उसके पास बैठी थी। दिव्यांश ने म्यूजिक सिस्टम ऑन किया जिसमें गाना प्ले हो रहा था, यह लाल इश्क ये मलाल इश्क गाना चल रहा था और दृष्टि को दिव्यांश के साथ बिताया हुआ एक एक लम्हा याद आ रहा था। यह गाना दिव्यांश और दृष्टि के सिचुएशन पर खरा उतर रहा था। दिव्यांश दृष्टि के बीच इस दौरान कोई बात नहीं हुई। दृष्टि चुपचाप गाड़ी से टेक लगाकर बैठी रही और दिव्यांश ड्राइव कर रहा था। दिव्यांश बहुत स्लो ड्राइव कर रहा था क्योंकि वह नहीं चाहता था दृष्टि का फ्लैट जल्दी आ जाए। दिव्यांश दृष्टि के साथ और ज़्यादा वक्त बिताना चाहता था। हालांकि दृष्टि को तो यह पता भी नहीं था कि वह दिव्यांश के साथ है, ना ही दिव्यांश उसे अपने दिल की बात बता पा रहा था। वह तो दृष्टि के साथ ही रहना चाहता था, उस लम्हे को कैद कर लेना चाहता था। दिव्यांश ने अचानक ही गाड़ी रोक दी। दृष्टि बोली, क्या मेरा फ्लैट आ गया? दिव्यांश बोला, नहीं, गाड़ी खराब हो गई, लेकिन आपका फ्लैट यहाँ से कुछ ही दूर पर है। आप कहें तो मैं आपको पैदल छोड़ सकता हूँ। दृष्टि ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ प्लीज, काफी रात हो गई है, प्लीज आप मुझे मेरे फ्लैट पर छोड़ दीजिए। दिव्यांश दृष्टि दोनों ही गाड़ी से उतर गए। दिव्यांश ने बॉडीगार्ड को इशारा किया और बॉडीगार्ड जो उनके पीछे चल रहे थे वहीं रुक गए। दिव्यांश ने दृष्टि का हाथ पकड़ा और धीरे कदमों से सड़क पर चलने लगा। करीब 15 मिनट चलने के बाद पूर्वी का अपार्टमेंट आ गया। दिव्यांश दृष्टि को लेकर पूर्वी के फ्लैट के बाहर खड़ा था। दिव्यांश बोला, मैम आपका फ्लैट आ गया, इस पर नेम प्लेट है जिस पर लिखा है पूर्वी मिश्रा। दृष्टि बोली, हाँ यही है मेरी फ्रेंड का फ्लैट। दिव्यांश बोला, लेकिन मैम यह तो लॉक है, आप अंदर कैसे जाएंगी? दृष्टि बोली, मैं यहीं इंतजार कर रह लूंगी, पूर्वी आती ही होगी। दिव्यांश बोला, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं ही रुक जाता हूँ, जब आपकी फ्रेंड आएगी तब चला जाऊंगा। दृष्टि बोली, नहीं आप चले जाइए, आपकी फैमिली आपका इंतजार कर रही होगी, मैं इंतजार कर लूंगी, पूर्वी के आने के बाद अंदर चली जाऊंगी। दिव्यांश बोला, मैम मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, मेरी फैमिली माधवगढ़ रहती है, आपकी सिक्योरिटी के लिए यहीं खड़ा हो जाता हूँ, जब आपकी दोस्त आ जाएगी तो चला जाऊंगा, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तो अभी चला जाता हूँ। दृष्टि बोली, नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, आपने मेरी इतनी मदद की है, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप मुझे कंपनी दे सकते हैं। दिव्यांश ने अपना फ़ोन लिया और कुछ टाइप कर दिया। 10 मिनट बाद पैंथर फ्लैट की चाबी लेकर आया और दृष्टि को देखकर फीमेल आवाज़ में बोला, दृष्टि मैं यहीं पड़ोस में रहती हूँ, पूर्वी मुझे चाबी देकर गई थी, लो या चाबी। दृष्टि ने चाबी तो पकड़ ली, लेकिन मन ही मन सोचा, पूर्वी तो आज पूरा दिन मेरे साथ ही थी, फिर उन्होंने आंटी को चाबी कब दी? पूर्वी ने फिर खुद से ही कहा, हो सकता है ऑफिस जाने से पहले वह घर आई हो। दृष्टि से लॉक नहीं खुल रहा था, इसलिए दिव्यांश ने दृष्टि से फ्लैट की चाबी ले ली और फ्लैट खोल दिया। दृष्टि फ्लैट के अंदर आई। दिव्यांश दृष्टि को चाबी देते हुए बोला, मैम मैं जाऊं? दिव्यांश जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए उसे यह बात दृष्टि को बोलनी पड़ी। दृष्टि बोली, थैंक यू सो मच, आज आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की, आप तो जानते हैं कि मैं देख नहीं सकती, वरना मैं आपको कॉफ़ी पिलाए बिना नहीं जाने देती। दिव्यांश को जो सुनना था उसने सुन लिया। दिव्यांश ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहा, आप चाहें तो मैं कॉफ़ी बना देता हूँ, हम दोनों बैठकर पी सकते हैं। दृष्टि ने मुस्कुराकर कहा, भला ऐसा भी कभी होता है कि मेहमान आए और मेहमान भी खुद ही कॉफ़ी बनाकर पी ले? दिव्यांश ने दृष्टि को जवाब देते हुए कहा, मुझे नहीं लगता आपको मेरे साथ फॉर्मेलिटी करनी चाहिए, मैं आपकी सिचुएशन समझ रहा हूँ, इसीलिए कहता हूँ, अगर आप कॉफ़ी पीना चाहती हैं तो मैं बना दूंगा, मैं बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाता हूँ। दृष्टि थोड़ा सा मुस्कुराकर बोली, ठीक है आप बना लीजिए, साथ में मिलकर कॉफ़ी पीते हैं। अब तक पैंथर भी पूर्वी को गोद में उठाया फ्लैट में आ गया था। पैंथर जूते बाहर ही उतार दिए थे ताकि बिल्कुल भी आहट ना हो। पूर्वी अभी बेहोश थी। पैंथर ने पूर्वी को उसके कमरे में लिटा दिया। पैंथर ने अपनी कमर पर हाथ रखकर धीरे से कहा, कितनी भारी है या पता नहीं क्या खाती है, मेरी तो कमर ही टूट गई, दिखने में तो हल्की फुल्की है लेकिन वजन में आलू की बोरी से भी ज्यादा भारी है। पैंथर बाहर आया तो किचन को देख रहा था। दिव्यांश ने किचन में कभी
काम नहीं किया था, उसे नहीं पता था कॉफ़ी कैसे बनाते हैं। दृष्टि को इम्प्रेस करने के चक्कर में दिव्यांश ने बोल तो दिया, लेकिन कॉफ़ी बनाते कैसे हैं या तो दिव्यांश को पता ही नहीं था। तभी दिव्यांश की नज़र पैंथर पर पड़ी, जो अपनी हंसी रोक कर खड़ा था। दिव्यांश ने दोनों हाथ फैलाए पैंथर को देखा, जैसे कहना चाहता हो कॉफ़ी कैसे बनाते हैं। पैंथर ने भी अपने दोनों हाथ हवा में हिलाकर इशारों में कहा, मुझे क्या पता, मैं क्या ऑफिस में कॉफ़ी बनाता हूँ, मैं आपका मैनेजर हूँ, बावर्ची नहीं। पैंथर ने हाथों के इशारे से दिव्यांश को रोकने के लिए कहा। पैंथर ने फ़ोन निकाला, यूट्यूब पर कॉफ़ी बनाने की रेसिपी देखने लगा। दोनों बहुत ध्यान से कॉफ़ी बनाने की रेसिपी देख रहे थे। दोनों के लिए कॉफ़ी बनाना बहुत मुश्किल टास्क था। उन्हें तो बिजनेस के अलावा कुछ आता ही नहीं था, और आज दृष्टि के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए दिव्यांश कॉफ़ी बनाने के लिए तैयार हो गया। दिव्यांश ने तो कभी पानी भी खुद से लेकर नहीं पिया था, लेकिन आज वह दृष्टि के लिए कॉफ़ी बनाना चाहता था। दिव्यांश ने पैंथर को धीरे से कहा, कॉफ़ी बनाना कितना मुश्किल काम है यार, मैं डील कर सकता हूँ, लेकिन कॉफ़ी बनाना मुझसे नहीं होगा। पैंथर तुम ही बना दो। पैंथर ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, सर मैंने अगर कॉफ़ी बना दी फिर तो दृष्टि भाभी की आखिरी कॉफ़ी होगी। उसके बाद दृष्टि भाभी कभी कॉफ़ी पीना पसंद नहीं करेंगी। आप मुझे बियर बनाने के लिए कहेंगे तो बना दूंगा, लेकिन यह कॉफ़ी बनाना मुझसे नहीं होगा। पैंथर ने फिर मोबाइल की तरफ इशारा किया, जिसमें यूट्यूब पर कॉफ़ी बनाने की रेसिपी दिखाई जा रही थी। पैंथर बोला, सर देखिए ना, इसमें दूध में चीनी डाली, कॉफ़ी डाली और बन गई। ऐसे ही बना दीजिए। दिव्यांश धीरे से बोला, अगर इतनी आसान लग रही है तो तू क्यों नहीं बना देता। पैंथर अपना सर ना में हिलाते हुए बोला, सर यह गलत बात है, आपने मुझसे पूछकर प्यार नहीं किया था। प्यार आप करें और यह कॉफ़ी बनाने का काम मैं करूं, मुझसे नहीं होगा। दिव्यांश ने धीरे से मगर दांत पीसते हुए कहा, पैंथर 10 मिनट हैं तुम्हारे पास, या तो कॉफ़ी का अरेंजमेंट करो या खुद बनाओ, लेकिन 10 मिनट बाद मुझे 2 कॉफ़ी टेबल पर चाहिए, समझे। मैंने दृष्टि को बोल दिया है कि मैं बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाता हूँ, तो कॉफ़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पैंथर गुस्से में अपने पैर पटक कर बोला, क्या मुसीबत है, देख लेना सर, इस बार चाचू से मैं भी आपकी शिकायत करूंगा, फिर देखता हूँ चाचू के सामने आपका कितना आर्डर निकलता है। दिव्यांश ने गुस्से में पैंथर को घूर कर देखा, और पैंथर किचन में कॉफ़ी बनाने का सामान ढूंढने लगा। पैंथर ने यूट्यूब पर देखकर जैसे तैसे कॉफ़ी बना रहा था, तभी दृष्टि वहां आ गई। दृष्टि बोली, मिस्टर मैनेजर क्या आपने कॉफ़ी बना ली। दिव्यांश गुस्से में पैंथर को देख रहा था, और पैंथर की उम्मीद भरी नज़रों से दिव्यांश को जब दृष्टि को मैनेजर से कोई जवाब नहीं मिला, तो वह खुद ही बोली, अगर कॉफ़ी नहीं बनाई है तो मत बनाइए, मेरा कॉफ़ी पीने का मूड नहीं है। आखिर क्या दृष्टि जान पाएगी ये मैनेजर ही दिव्यांश है। क्या हर्षवर्धन हीर की मांग भरने की रस्म पूरी करेगा। दोस्तों, जानने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।